प्रज्ञा बोवळे. माझा कट्टा को प्रेझेंटेड बाय रामबंधू लोणचं, यशधा रियाल्टी, कारगिल ॲनिमल न्यूट्रिशन, को पॉवर्ड बाय चंदूकाका सराफ ज्वेल्स, चितळे तूप, MSCIT, निसर्ग हर्ब्स, आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज, माचो हिंट्स, पार्टनर्ड बाय कॉटन किंग, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, ॲलन लॅबोरेटरीज, कृषक ॲग्रो बारामती आणि आकाश इन्स्टिट्यूट. भारताचा विचार करायचा झाला तर एखाद्याच्या श्रीमंतीचं उदाहरण देताना 3 आडनावं प्रामुख्यानं घेतली जातात: टाटा, बिर्ला आणि अंबानी. यातलंच एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे यश बिर्ला. आपल्या कट्ट्याचे ते पुढचे पाहुणे आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच व्यवसायात आपलं वेगळं स्थान निर्माण करणारे आणि ते इतकी वर्ष टिकवणारे बिर्ला कुटुंब आणि त्याच कुटुंबाच्या पुढच्या पिढीतले एक प्रतिनिधी म्हणजे यश बिर्ला. पण ते चर्चेत असतात त्यांच्या फिटनेसमुळे आणि त्यांच्या हटके फॅशनमुळे. वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी एका विमान अपघातामध्ये आईवडिलांचं छत्र हरवल्यानंतर एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचं, एवढ्या मोठ्या व्यवसायाचं प्रचंड मोठा भार या तरुण खांद्यांवरती आला. पण मोठ्या हिमतीनं आणि जबाबदारीनं त्यांनी तो भार पेलला आणि हे साम्राज्य विस्तारायला मदत देखील केली. ठामपणे उभे राहिले. त्यांच्या हरहुन्नरी व्यक्तिमत्वाला एक अध्यात्माची किनारसुद्धा आहे. त्यांचा हाच आजवरचा यशस्वी प्रवास आपण गप्पांच्या माध्यमातून उलगडूया, कट्ट्याच्या माध्यमातून उलगडूया. आपसे अनुरोध आहे की आप मंच पर आइए. त्यासोबतच राजीव सरांनाही विनंती की त्यांनी खूप खूप स्वागत आपलं. ऐसा है कि बचपन से हम लोग सिर्फ टाटा बिरला ये सुन के बड़े हुए हैं और आज किसी बिरला के साथ हम लोग बात कर रहे हैं. ये टाटा बिरला हमारे लिए बहुत कुछ था. आप जब छोटे थे तो आपके लिए बिरला होना कैसा था? एक तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने यहाँ मुझे निमंत्रण दिया. आपके साथ बात करते और फिर मैंने जो देखा इतने महत्वपूर्ण लोगों ने आपके शो में पार्टिसिपेट किया, उससे मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अवसर मिल रहा है यहाँ बैठने का. आपने जो कहा एक कविता जैसे लग रही है टाटा बिरला पर वो ऐसा है कि हाँ, हरदम एक तो है व्यवसाय जिन्होंने मेरे पूर्वजों ने किया, पर उसके साथ उससे ज़्यादा जो देशभक्ति, सोशल सर्विस, धर्म और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने भगवत गीता में लिखा है कि हम कम कर्म करें और कर्म के फल की इच्छा नहीं करें, वो ही सिद्धांत मेरे पूर्वजों ने निभाया कि जो भी हम व्यवसाय में बढ़ावा करते हैं उसको हरदम हम सोसाइटी से शेयर करें. तो इसके कारण वो जैसे कविता जैसे टाटा लोग ने भी ऐसे ही किया और आजकल के भी जो भी व्यवसाय चला रहे हैं वो भी कर रहे हैं. पर ये उन दिनों थे जो 1947 इंडिपेंडेंस के पहले के स्थापित व्यवसाय थे, तो उनको ज़रा ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दिया गया क्योंकि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. मेरे पूर्वजों ने गांधी जी के साथ, वल्लभ भाई पटेल जी के साथ, जो इंडियन कॉन्टिनेंट का उस टाइम बिजनेस इंडिपेंडेंस डे काइंड ऑफ बनाया, वो मेरे पूर्वजों के साथ बनाया गया. इसलिए आपने ये सुना है. ऐसा है ना कि हम बाकी तो बातें करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी बिरला, तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो एक इमेज अपने मन में वो बनाता है. आप उस इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ाते हैं, बिल्कुल अलग आपके रहन सहन में, आपके विचार करने के तरीक़ों में. तो ये आपको इसका मतलब ये प्रेशर नहीं आया कभी कि मतलब बिजनेसमैन हो तो इस तरह से रहो, इस तरह के पहनो, इस तरह से दिखो? तो बिजनेसमैन होना हमारा कर्म है, पर हम उसके द्वारा हमको बदलते नहीं हैं. जो हमारे में व्यक्तिगत होता है वो सब लोगों में व्यक्तिगत है. मेन चीज़ है कि हम जो हैं जेन्युइनली उसको वैसे सोचने और एक्सप्रेस करने में हमको कभी संकोच नहीं करना चाहिए. तो मुझे भी कहा गया था, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरे बहुत रिस्पेक्टफुल एल्डर्स थे जो मेरे फैमिली में, वो बोले कि आप प्लेन में चढ़े तो सूट पहन के चढ़िए, तो आप बिजनेसमैन हो. कहना सही था,
क्योंकि वहाँ लोग मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं। पर उसमें ऐसा है कि जो अपने को कंफर्टेबल जोन हो, अगर मुझे प्लेन में सोना हो और मुझे अगर सूट में टाई बांध के नींद नहीं आ रही है तो आजकल तो पजामा सूट दे देते हैं, पर मैं उन्हीं दिनों से, जब ये सब नहीं होता था, मैं बोलता हूँ मैं कंफर्टेबल रहूँगा। और कंफर्टेबल नॉट ओनली इन मतलब सोने में, पर बातचीत करने में भी, अपने को एक्सप्रेस करने में भी कंफर्ट होना चाहिए। जो अंदर है वो बाहर में कन्वर्ट हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर है वो बाहर दिखना चाहिए। मेन चीज़ है हमारे संस्कार, हमारा जो दिल है, हमारी जो आत्मा है, वो सच के द्वारा रहेगी या कुछ बनावटी दुनिया में रहेगी। तो मैं कोई बनावटी दुनिया का विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जो मैं हूँ वो सबको देखने दीजिए, और जो मैं कहूँगा वो सब सच ही है। तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मतलब एक्चुअली आप जो काम कर रहे हैं, और ख़ास करके एजुकेशन और फिटनेस, मतलब इन चीज़ों को जिसमें अदरवाइज़ लोगों का उतना ध्यान नहीं है, ऐसे में आपका बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। उसके बारे में हम उस पे आएंगे। उससे पहले अभी आपने सूट पहनने के बारे में, तो आपने कभी मतलब वो दूर ही रखा? बोर्ड रूम में जाता मैं हरदम सूट में जाऊंगा। बिजनेस मीटिंग में जाऊंगा, मिनिस्टर लोग से मिलने जाऊंगा तो सूट में जाऊंगा, सफारी सूट में जाऊंगा। हर जगह का अपना रिस्पेक्ट है। तो मंदिर में जाऊंगा तो शायद कोशिश करूंगा इंडियन क्लोथ में जाने के लिए, पूजा करूंगा तो धोती में करूंगा। और अगर मैं डिनर के लिए जाऊंगा तो सूट में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे चले जाऊंगा। या फॉर्मल डिनर हो तो शर्ट पहन के जाऊंगा और ट्राउजर्स पहन के जाऊंगा। जो अपना वातावरण उसकी इज्जत करते हैं वैसे ही मैं सीखता हूँ। पर जहाँ कोई रूल नहीं हो तो जैसे अपने को कंफर्टेबल रहे वैसे रहना चाहिए। बिरला फैमिली का देश में अलग अलग तरह से जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री नहीं, देश मतलब देशभक्तों के साथ रहने का जब बहुत मुश्किल था, ऐसे वक्त वो देशभक्तों के साथ रहे। गांधी जी हो, नेहरू हो, वल्लभ भाई पटेल हो, उनके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे जी। और आज के तारीख में कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के साथ रिलेशंस अच्छे रखे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके फ़ायदे उनको मिलने हैं। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत हो और ऐसे वक्त आप जो करने जा रहे हो, आपकी सिंपैथी फ्रीडम फाइटर्स के साथ हो, तो उसके जो भी परिणाम है जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं, वो सारा होने के बावजूद भी उन्होंने ये सपोर्ट वो हमेशा करते रहे। आप जब स्कूल में थे तो बिरला होने का मतलब ये जो एहसास, रियलाइजेशन है कि मैं भी बिरला हूँ, ये आपको कब हुआ और वो उसको आपने कैसे लिया? देखिए, बिरला होना एक है क्या बोलते हैं, पैसे वाले होना। पर मुझे उससे कभी भी इस पाठशाला में जब स्कूल में जाता था मुझे उससे कंफर्ट नहीं मिलता था कि कोई मुझे अलग समझे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने व्यवसाय में बहुत कामयाबी हासिल की। तो जब भी कोई ऐसा बोल रहा था कि बिरला, तो मुझे बोलता था मेरे नाम से बुलाइए, मेरा नाम यश है। क्योंकि वहाँ स्कूल में यूजुअली बच्चे लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे परिवार ने जो नाम कमाया वो खाली व्यवसाय में कामयाबी से नहीं, पर जो देशभक्ति आपने कहा, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, ये सब देशभक्त थे और आदर्शनीय, मतलब जो आदर्श के साथ देश का फ्रीडम इन्होंने हासिल किया, वही आदर्शों पर विश्वास करते थे मेरे पूर्वज। तो अगर बिरला नाम जाना जाए उन आदर्शों के द्वारा, तो मैं उसमें बहुत गर्व मानता हूँ मेरा। पर अगर माना जाए खाली व्यवसाय में कामयाबी करने के द्वारा, तो मैं उससे हट के रहता था। तो अगर मैं कभी मेरे पिताजी की मर्सिडीज़ गाड़ी थी तो मुझे स्कूल में छोड़ते थे, तो मैं बोलता था आप गाड़ी थोड़ा दूर रोकिए, क्योंकि मेरे को ये स्कूल में सबकी दृष्टि नहीं चाहिए कि मैं मर्सिडीज़ गाड़ी में आया। मेरे को रहना है सब लोगों के जैसा, जो नॉर्मल मेरे दोस्त है, मित्र है, अलग अलग सोसाइटी के क्लास से बिलोंग करते हैं, मुझे उनसे अलग नहीं महसूस करना है, मुझे उनके साथ घुल मिल के रहना है। और यही हम में संस्कार थे बचपन से कि पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग बनिए, फिर ये सब चीज़ दुनिया चलती रहती है। क्या होता है कि
हमारे जैसे घरों में जब आप बच्चा होते हो तो आपको हज़ार चीज़ों की लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस दुकान में गए तो ये चाहिए, वो चाहिए। अगर कोई बच्चा बिरला फैमिली से है तो हम मतलब हमें अगर 100 चीज़ें चाहिए, हमने मांग ली तो उसमें से 99% बार नहीं मिलेगी वाला होता था। बिरला फैमिली में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। जो भी मांगा मतलब मुंह से पूरा आने के पहले चीज़ हाथ में आती होगी। तो वो उल्टा हो गया कि हमारे संस्कार ऐसे थे बचपन से। मेरी दादी जी ने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे रहना, सादगी में रहना और आत्मीय जीवन बिताना। तो मेरे कभी माता जी कभी पैम्पर करते हैं, उन लोग को बोलते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। बड़ा भी हुआ मैं, जब टीनेजर हुआ 18 के बाद, गाड़ी ये चाहिए, ऐसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे दोगे वही ठीक है। अगर वो बोलते थे कि नहीं लेना ले लो, मैंने कहा देखते हैं पीछे लेंगे। तो हमारा साइकोलॉजी ऑपोजिट था कि है वो पता है, तो जिज्ञासा ही नहीं हुई कभी पाने की। और अगर पाने का बोला जाए तब भी बोलना चाहिए उसी समय कि जो ईश्वर की कृपा, जो माता पिता जी की कृपा, वो मिल जाएगी। मेरे को कुछ मांगने का अवसर बहुत कम मिला। बचपन से टीनेज तक, जब 22 साल की 23 साल की उम्र में वो गुजर गए, मैंने बहुत कम समय कुछ मांगा उनसे मटेरियलिस्टिकली। और तो मांगे बहुत होती है, पर मटेरियलिस्टिकली नहीं मांगा। क्या मांगा था, क्या मांगते थे? एक मेरी लव मैरिज थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवार में लव मैरिज नहीं ठीक मानी जाती थी। अपने ही मारवाड़ी फैमिली में बोलते थे कि आप शादी करो। तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, अवंती। तो उनसे मेरा कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर मैंने मेरे पिताजी और माताजी को कहा कि पारंपरिक हमारी जो ये है कि मारवाड़ी शादी करने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब ऐसा हो गया कि मुझे महाराष्ट्रन लड़की से शादी करनी, तो आप हम ही बोल दीजिए। ऐसे मांगा मैंने। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ तो बोले, पर बोले जैसे तुम्हारा मन हो, पर सोच विचार करो। तो आपकी शादी मराठी फैमिली में होने के बाद आपके घर में मराठी किस तरह से उसने प्रवेश किया, घुस गई वो? तो मेरे को खाने का बहुत शौक़ था। मेरे को खाने का वैसे कम शौक़ है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और सात्विक खाना खाता हूँ। पर महाराष्ट्रन खाना, पूरन पोली, आमटी, तोंडलीची भात जो मैं मेरे पत्नी के घर में जाके खाता था, उनकी आई जो बनाती थी, तो वही मैंने कहा यहाँ मारवाड़ी खाना कम, महाराष्ट्रन खाना ज़्यादा बनना चाहिए। भाषा मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी। मैं अभी जिक्र कर रहा था उसका कि मैंने पाठशाला में सीखी 5वीं से 7वीं कक्षा में। पर फिर जब मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी बोल नहीं सकता हूँ। तो जब महाराष्ट्रन से शादी हुई तो वो जब महाराष्ट्रन बातचीत होने लगी, मैंने कहा ये तो मेरे जो डीएनए है, मारवाड़ी डीएनए को मिटा देगी। तो मैंने जो भी सीखी थी वो अनपढ़ी कर दी। यश जी, अभी ना मैं एक मतलब किस्सा बताना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारी एक बार एक जगह मुलाकात हुई, वहाँ एक पॉलिटिशियन आए थे, तो उनका इंट्रोडक्शन कर दिया। तो ये है बिरला। तो उनका ऐसा ये था कि यश बिरला जी को मैं जानता हूँ। तो फिर कहा कि यही यश बिरला है। तो ये यश बिरला है, द यश बिरला ऐसा उनका हो गया क्योंकि आपने खुद को इस तरह से मेंटेन किया है कि कोई नहीं मानेगा कि आपके बेटे की भी शादी हो गई है, आप ससुर हो गए हो। ये फिटनेस और ये आपका राज क्या है? तो देखिए, पहले तो मैं किसी का पुत्र हूँ, फिर पति हूँ, फिर बाप हूँ, फिर ससुर हूँ, पर पहले मैं यश हूँ। तो वो इंडिविजुअलिटी हरदम मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर हम ज़िंदगी अपने एक तो को देखिए, ये सब अपनी वैनिटी के लिए नहीं है, ये शास्त्र में लिखा गया है। सात्विक खाना खाओ। मैं कोई भी मदिरा पान कभी मैंने चखा ही नहीं है बचपन से, ना मैंने शराब चखी ना कुछ चखा। और व्यायाम किया 22-23 साल से अभी तक। तो और मेन चीज़ है ध्यान, प्राणायाम। अपना जो हिंदू संस्कारिक बोलते हैं कि इससे आपका मन तन सब स्वस्थ रहेगा, ये सब मैंने अपने जीवन में इंक्लूड किया।
दूसरी भगवान की कृपा, तीसरे मेरे डीएनए अच्छे होंगे माताजी पिताजी के, तो उनका आभारी हूँ। और तीसरा ये सब चीज़ जो मैंने आपको बोला, इसी से आई थिंक, हाँ, जो आप बोल रहे थे, उन्होंने सोचा कि जिसकी शादी हो रही मेरे पुत्र की, वो स्वयं आ गया मेरे को देखने के बाद आमंत्रण देने के लिए। तो वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खुद आ गए? ऐसे नहीं, मैं ही पिताजी हूँ एजुकेशन को लेके आप बहुत उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है, उसमें आप बहुत काम कर रहे हैं, आप इतने स्कूल्स चला रहे हैं, मुझे अब याद नहीं कि कितने स्कूल्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा 200 स्कूल्स चलाते हैं। 200। तो उसके बारे में बताइए, फिर मैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो संस्कार बैठते हैं बचपन में, पहले हमारे देश में गुरुकुल होते थे, तो खाली गणित और फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं है, और भी संस्कारिक धर्म भी सिखाया जाता था, कैसे रहना, कैसे सोचना। अब क्या हुआ, मैं बहुत अच्छी स्कूल में, कैथीड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट है यहाँ बॉम्बे में, कैथलिक स्कूल है जो अपनी है, तो हम लोग बचपन से हिम्स, चर्च की हिम्स ये गाते हुए बड़े हुए, बहुत आनंद आता था, वो अच्छे लगते थे हिम्स भी। पर जो अपना धर्म है, हमारा संस्कार है, वो हम क्यों नहीं सिखाएं बच्चों को, मैं सोचता हूँ। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न परंपरा में वो थोड़ा हट गया है, खाली हम ए ग्रेड ले आए सब सब्जेक्ट में और बोले हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल हो गए। पर मेन चीज़ है हम ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे, हमारा हेरिटेज जो है ये देश का महान, उसको हमने कैसे सीखा और हमने उसको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ाया। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ वेरी की एलिमेंट, कि ये चीज़ हम बचपन से संस्कार डालें बच्चों में। और जो भी बच्चा कल नवयुवक बनेगा और ये कंट्री का लीडर बनेगा होपफुली, तो उसमें संस्कार नस नस में होना चाहिए। वो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा एजुकेशन ना ही बिजनेस है पर हमारा समाज सेवा भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग, मैंने जो किया वो करिकुलम डेवलपमेंट से लेके टीचर्स ट्रेनिंग, अभी कंप्यूटर्स है, एआई है, सब चीज़ जो भी लेटेस्ट हो एजुकेशन में, पर हमारी संस्कारिक जो शिक्षा है वो कभी हम भूले नहीं। इस उद्देश्य से एजुकेशन में मैंने बहुत फोकस किया लाइफ में। नहीं, अब मतलब आज के तारीख में कितने स्कूल्स आप चलाते हैं, कौन से नाम से चलते हैं ये स्कूल? ये बिरला ओपन माइंड्स करके है, बिरला ही है जुड़ा हुआ कई स्कूलों से, पर इसका नाम बिरला ओपन माइंड्स है। और ये करीब 200 हैं देश में, फ्रेंचाइज मॉडल है, ओन स्कूल्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। यश जी, बचपन में हम लोग अलग अलग सपने देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, टाटा बिरला बनेंगे वगैरह, ऐसे सपने देखते हैं। जब आप खुद बिरला ही होते हैं तो क्या सपने देखते हैं? तो एक मेरे को 18 साल की उम्र में एक इंटरव्यू किया था, सोसाइटी मैगजीन उन दिनों थी। तो बोले आपका सबसे बड़ा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण सपना क्या है लाइफ में? आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? तो जैसे आपने बोला, लोग बोलते बिरला टाटा बनना चाहेंगे, मैंने कहा मुझे हिमालय में साधु बनना है तो उल्टा ये ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो हम में है, हमारे पास है, उसके अलावा हम कुछ और ढूंढते रहते हैं। फिर लेटर ऑन लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि जहाँ है वहीं उचित है, हिमालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन हिमालय में, अपनी आत्मा हिमालय में हरदम जाती रहे, पर तन और शरीर कर्म करने में होए। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा शास्त्र बोलता है। तो मैं हिमालय का फैंटेसी छोड़ दिया और यहीं हूँ। यश जी, आप इंडिया का सबसे महंगा घर ओन करते हैं। नॉट अबाउट प्राइस वैल्यूएशन, अबाउट हिस्ट्री। बिरला हाउस, जहाँ गांधी जी भी रहे, सरदार पटेल जी भी रहे, जहाँ देश के आज़ादी के बड़े बड़े जो दिग्गज है जिन्होंने वहाँ रेसिडेंस किया। क्या किस्से हैं बिरला हाउस और इन बड़ी हस्तियों के, आपके घर के? तो देखिए, घर में
जो है सुंदरता, वैल्यू, उससे अलग मैं मानता हूँ। घर है हमारा मंदिर, हम बोलते हैं ना घर एक मंदिर। तो मंदिर क्यों होता है कि हमारे जो सोच है, संस्कार है, हम जो बातचीत करें, प्रेम रखें, ये सब चीज़ बोलते हैं घर के दीवालों में भी समा जाती है। मैं हिमालय का जिक्र किया, वहाँ बोलते हैं जो साधु महात्मा गुफा में ध्यान लगाते थे क्योंकि गुफा में का वाइब्रेशन ही अलग होता था। इसी तरह हमारे घर में सोच विचार जो करी जाएगी और जो हमारे संस्कार होंगे, जो हमारे पूर्वजों ने हम उनका संस्कार डाले, वही हमको निभाने पड़ेंगे। जैसे मैं इसमें जजमेंटल नहीं हूँ, पर जैसे मेरे पूर्वज ने मांस, हम लोग शाकाहारी है तो उन्होंने मांस कभी घर के सीमा के अंदर नहीं लाया, तो मैंने भी कभी अंदर आने नहीं दिया। किसी को भी जो खाना बाहर जाके खाइए, क्योंकि घर में जो है, जो पूर्वज ने जो बनाया वही हम संस्कार आगे बढ़ाएंगे। तो फिर उसी हिसाब से घर एक मंदिर होता है, क्योंकि हमारी सोच उसी तरह हो जाती है। जो मन आए वैसा करने का इच्छा नहीं होता है। सरदार पटेल और गांधी जी के आपके घर के साथ जो किस्से जो आपने बताए थे एक इंटरव्यू में, वो क्या किस्से पटेल जी के बारे में? तो गांधी जी तो मेरे घर के उनके साथ बहुत चित्र है, मेरे परिवार के लोगों, पूर्वज के साथ। तो वो घर जैसे उनकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत सात्विक। हर संध्या के समय उनकी भजन संध्या होती थी, फिर भोजन, फिर डिस्कशंस गीता पर। तो ये सब चीज़ की फ़ोटोग्राफ्स है मेरे पास। वो गार्डन में टहलते थे, वो सब है हमारे पास। और मेरी दादी जी, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ लाइफ में, वो उनके आश्रम में 4-5 साल रही, वर्धा में उनका आश्रम था। तो उनकी सोच विचार हमारे सोच विचार में बहुत शामिल है। एक सरदार जी तो हम मेरे घर में गुजरे, उनकी लास्ट ब्रेथ हमारे घर में ही हुई। तो जो फ्यूनरल निकलता है वो मेरे घर से होके बाणगंगा स्मशान घाट में हुई। तो कहने का महत्व है। और ये दो हैं, और भी बहुत महत्वपूर्ण लोग फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड, ये घर में फ्रीडम मूवमेंट ही डिस्कशन करने आते थे। वो जो जगह है, मेरे को बताया गया बचपन से कि यहाँ हम लोग डिस्कस करते थे, वो मैंने जगह वैसे ही रखी है। मैंने उसका ना फर्नीचर चेंज किया, ना उस कमरे का कुछ दीवार बदली है, वैसे ही रखा है, खाली मेंटेन किया है। जैसे आपने मेंशन किया था कि अवंती आपकी वाइफ मराठी बैकग्राउंड से है, और डेफिनेटली शी इज़ नॉट फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली। तो जैसे आपकी कॉलेज में उनसे दोस्ती हुई, देन इट बिल्ट इनटू रोमांस, देन गॉट मैरिड, आपने कब सोचा कि आपको एक महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करनी है? और जब अवंती आपके घर में आए तो उनके लिए तो वो टोटल एक कल्चरल चेंज होगा, तो वो कैसे एडजस्ट हुए? एक्चुअली ये जवाब अवंती ज़्यादा अच्छी तरीके से दे पाते थे। हाँ, वही मैं बोलने वाला था, उनको अगले बार बुला लीजिए, वो बातचीत करेंगे आपसे। आपने उन्हें कैसे कंफर्टेबल कराया? जैसे मैं उनके घर में कंफर्टेबल था, मैं तो उनके घर में जाके आराम से बैठता था, वहाँ उनके पिताजी माताजी से बातचीत, गप्पे। मैंने कहा जैसे मैं आपके घर में कंफर्टेबल हूँ, आप मेरे घर में कंफर्टेबल रहिए। आपकी कॉलेज स्टोरी हम सुनना चाहेंगे। तो मेरी उनसे मित्रता थी 4 साल पहले, बिफोर मतलब क्या बोलूँ, जो डेटिंग शुरू होती है उसके 4 साल पहले खाली मित्र थी मेरी, और पूरे फ्रेंड सर्कल में हम लोग बाहर जाते थे ये सब। फिर एक दिन सडनली लगा कि ये कुछ फ्रेंडशिप के थोड़ा ज़्यादा हो गया, फीलिंग्स जो है, और कुछ नहीं। तो मैंने उनको ये बताया, तो पहले वो बोले, सोचे कि मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे फ्रेंडली, हम झगड़ते हैं, आप किसी और से भी मित्रता रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, तो ये सब कहाँ से शुरू हो गया? तो ऐसे अभी जो दिल बोलता है वो बोलना चाहिए, सच्चो अच्छे ऐसे शुरू हो गया। अभी कायम करें हम। तो पहले थोड़ी हिचकिचाई वो, फिर उनको भी समझ में आ गया कि था ही मन में हरदम। घर में आने के बाद फिर फैमिली ने खैर मान गए? घर में आने को थोड़ा, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, उनको थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि बहुत जैसे क्या, एक तो संस्कारिक हम लोग ज़्यादा थे, उनके पेरेंट्स संस्कारिक तो बहुत थे, पर मॉडर्न लाइफस्टाइल थी, मतलब कैजुअल लाइफस्टाइल थी, फॉर्मेलिटी नहीं थी। हमारे परिवार में क्योंकि इतने जनरेशन है तो थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा रहती है, व्यवहार जो बोलते हैं वो, और मारवाड़ियों का व्यवहार थोड़ा अलग है महाराष्ट्र के हिसाब से। पर अल्टीमेटली जब भगवान की कृपा हो तो सब चीज़ में बैलेंस आ जाता है। अभी भगवान में विश्वास करो, सब चीज़ हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्रियन और मारवाड़ी के थोड़ा खान पान और इन चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन आपकी फैमिली है मुंबईकर,
जी पहले से। जी। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने माझा कट्टा पे एक जैन मुनि भी आए थे, उनका कहना था कि ये थोड़ा सा मतलब मराठी और मारवाड़ी में अनबन चल रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है। आपके लिए मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है? देखिए मैं यहीं जन्मा, मेरे घर में जन्मा एक्चुअली, जहाँ मैं रहता हूँ। उन दिनों डिलीवरी घर में होती थी और मैं यहीं पढ़ा, यहीं खाली MBA के लिए मैं गया था USA, पर मतलब कण कण में मुंबई मेरे वास में है। और महाराष्ट्रियन लड़की से मेरा प्रेम हुआ, शादी हुई, तो महाराष्ट्र से तो मतलब मैं राजस्थान का हूँ, पर वहाँ तो मैंने बहुत कम समय गुजारा, तो जहाँ समय गुजारते वही हम हो जाते, तो इसलिए मैं महाराष्ट्रियन भाषा थोड़ा भूलना चाहता हूँ, नहीं तो मैं पूरा महाराष्ट्रियन हो जाता है इसलिए। नहीं, अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ों में फ़र्क है जी। मतलब आपके जो ख़ानदानी रीति रिवाज है वो, और बाकी जो मराठी हो या थोड़ा अभी का कैजुअल जो ये है, तो बेसिकली ऐसी कौन से मतलब आप एक आध दूसरा कुछ बता सकते हैं कि जिसमें बहुत फ़र्क है? नहीं, पारिवारिक तो छोड़िए, मैं भी थोड़ा अलग सोच विचार का था, तो मैं 15-16 साल से मेरे अपने शास्त्रार्थ में भगवत गीता में ये सब में बहुत मतलब इंटरेस्ट रखता था, तो मेरा बहुत मन था। तो अवंती अब तो बहुत वो मतलब रिलीजियस है, वो तो 8-8 घंटा हवन में भी बैठते अभी भी, पर पहले उनको ये सब चीज़ का बिल्कुल मतलब मन नहीं था, फोकस नहीं था। तो मेरे घर में एक बार भागवत पुराण की कथा हुई, मेरे परिवार के भी लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, दादी जी के परदादी जी या परदादी आंटी जो भी बिरला परिवार, तो सब बैठ गए। तो वो उनको अब तब तक शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा आपको हर समय ये सुनना पड़ेगा और इसका आभास करके सीखना पड़ेगा, तो वो ज़रा रिलक्टेंट थी। तो एनीवे आ गई, बोला तो आ गया। तो मैं हर बार देखता था पीछे कि वो सुन रही हैं कि नहीं इनकी बात, तो मैंने 2-3 बार देखा कि वो सो गई, तो मैंने तो फिर मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा अभी दिल से नहीं सुन रही है तो अटेंशन तो यहाँ होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं। तो फिर बोली कि थोड़ा कठिन है, पर मैं कॉफ़ी पी के आ जाऊँगी अगली बार। यश जी, आपकी जो एक विजुअल इमेज है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में जब पिक्चर्स देखते हैं या फिर आपको विजुअली जब वीडियोस में देखते हैं, तब आपकी जो इमेज मालूम पड़ती है, और आज जब मैं आपको बात करते हुए सुन रही हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग इंसान जैसे लग रहा है कि यहाँ आके बात कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छी तरीके से परिचय हुआ आपसे, तो बिकॉज़ आप बहुत ही, जब आपको देखते हैं तो एक वेस्टर्नाइज्ड कोई बंदा है ऐसे लगता है, बट असल में बहुत ही अलग पर्सनालिटी है आपकी। तो आपके लिए जब आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, एक बहुत ही हेरिटेज फैमिली जिसे हम कह सकते हैं इंडिया में, ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक भारतीय होना, एक इंडियन होना, एक हिंदुस्तानी होना, इसका मतलब क्या है? मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कभी भी मुझे अगर पूछा जाए कि आप ये जन्म में कुछ और कोई और देश में रहना चाहेंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को जो हिंदुस्तान, अपने धर्म संस्कार से जो मेरा लगाव है, मैं सोच ही नहीं, मैंने कहा मेरा ड्रीम था हिमालय में रिटायर होना या कि साधु बनना। मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं हिमालय कभी के दर्शन कभी नहीं कर सकूँ, कहीं बाहर रह जाऊँ। तो मेरे को बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ऑफ कोर्स वेस्टर्न कपड़े, मुझे शौक़ है फैशन का बहुत, मैं डिनाई नहीं करूँगा। और मतलब मेरे को धोती कुर्ता बहुत पसंद है, मैं वो भी पहनता हूँ बहुत बार। इसमें ऐसा है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर आप कवर में जान गए पूरे बुक को, तो उस बुक को पढ़ने का मतलब क्या हो, उसमें उत्साह क्या रहा। आप अगर सिनेमा देखने के पहले समझ गए कि पूरा क्या है, तो क्या फ़ायदा उसका। तो हरदम कुछ इंडिविजुअलिटी अलग होनी चाहिए, और फिर जानो पहचानो बात करो तो कुछ और एक्साइटमेंट होना चाहिए वो जन को जानने के लिए। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ। और जो भी आप कपड़े पहने उसके हिसाब से आप थोड़ी ना बन गए वैसे, वो तो खाली कपड़े हैं, कल दूसरे कपड़े पहनेंगे। आपने अभी कहा कि आपके ऊपर आपके दादी का बड़ा प्रभाव, तो आपके दादी जी के बारे में बताइए ना उनके। तो दादी जी मेरी बहुत मतलब थोड़े जो मेरे संस्कार हैं कि कभी शराब नहीं पीना, कभी मांस नहीं खाना, कभी किसी को का एडवांटेज लेके उसको दुख नहीं देना,
अपने पत्नी, अपने गर्लफ्रेंड कोई भी हो, उसको कभी धोखा नहीं देना और सादगी से जीवन व्यतीत करना। और ये सब चीज़ उनके बचपन से, तो मेरे को रोज़ रात को कहानी पढ़ के सुनाती थी मेरी दादी जी। वही अपने पुराणों से, अपने जहाँ से भी रोज़ रात को मेरे को नींद नहीं आती जब तक वो कहानी, जब अपने बोलते ना हिंदुस्तान में दादी जी की कहानियाँ, तो करीब 12-13 साल तक मैं रोज़ रात को उनसे सुनता था। तो पूरा साइकोलॉजी उनके हिसाब से डेवलप हो गई। और फिर वो गांधी जी के साथ रही हैं जब वर्धा में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सादगी में रही है वो। तो वही संस्कार हमारे साथ, इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे को मर्सिडीज से दूर उतर के मैं अलग वॉक करके जाता था, और कोई कुछ बोलता था ये ले लो वो ले लो, मैंने कहा था नहीं। तो मेरे दादी जी के संस्कार थे। वो जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपके पेरेंट्स दोनों, तो वो मतलब उसकी यादें आपके मन में कैसी है? वो दिन, वो पल, उससे पहले उनसे हुई बातें? देखिए तो ये चीज़ आप कभी कोई भी बोले टाइम पासेस, इसकी आपकी मेमोरी कभी नहीं समाप्त होएगी। वो जो धक्का लगता है उस समय, वो गॉड फॉरबिड कोई समझ सके वही समझने वाला है। जो पिताजी माताजी के जाने का, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग पिताजी माताजी हैं आपके, आप बहुत लकी है। हमारे संस्कार में वही लिखा है, पहले पिताजी माताजी फिर भगवान और गुरु। इसमें ये मैंने कहा 14-15 साल से मैं सब शास्त्र भगवद गीता में मेरे को बहुत रुचि थी। तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रुचि नहीं होती और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि शरीर नश्वर है, आत्मा हरदम अमर है, तो मैं समझता कि मेरे पिताजी माताजी कहाँ चले गए। पर क्योंकि मेरी संस्कार ऐसे थे भगवद गीता के उपनिषद के द्वारा कि वो तो यही हैं, खाली दिख नहीं रहे। उनका आशीर्वाद, प्रेम, जो भी कोई भी योनि में हो, कहीं भी हो, वो कोई जुड़ाव तो रहेगा। और अगर आप ध्यान में जाओ, प्रेम से देखो, दिल में देखो, तो वो कहाँ गए। तो मैं उसमें सच में विश्वास करता था, और उसी द्वारा मैं वो एपिसोड को थोड़ा ग्रहण कर सका। नहीं तो कभी कभी मन का संतुलन जा सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी माताजी और बहन, और मैं मेरी दीदी से भी बहुत निकट था। मेरी रोज़ उनसे बातचीत चलती थी, मजाक ये वो। तो कभी कभी लगता था किसको मैं ज़्यादा याद करूं, माँ को, बाबूजी को, या दीदी को। कभी लगता था मैंने दीदी की याद नहीं की कि मैं माँ की याद में डूब गया। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझाना, और जो आभास कर सके, भगवान कृपा रहे कि ऐसा किसी को नहीं होए। और वो खाली पूजा पाठ और भगवान की कृपा से ही इसके ऊपर आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये मुश्किल बात है ज़िंदगी में। जब ये हादसा हुआ तब आप 20-21 साल के थे? 23 से थोड़ा कम। आप मतलब आपकी माताजी, बाबूजी, इन्होंने आपको क्या दिया? मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें से आपको माताजी से क्या आपको मिला, बाबूजी से क्या मिला? तो मेरे पिताजी माताजी बहुत थोड़ा ऐसे जोवियल, हरदम मुस्कुराते, एक्सट्रोवर्टिश थे, बहुत मित्र थे, हर घर में हरदम किसी का आना जाना रहता था, और कभी ऐसे गंभीर नहीं थे। मैं बचपन में काफ़ी इंट्रोवर्टिश था, बात कम करता था और शर्माता था, और हंसमुख भी ज़्यादा नहीं था, ऐसे अपने सोच विचार में ज़्यादा। तो उनके जाने के बाद मैं उनका जो पर्सनालिटी था वो अपना लिया मैंने। मैं भी अभी ज़्यादा बहुत हंसने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप जो बोलते हैं ना ठहका के हंसते रहो 5-10 मिनट, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में, जितने ज़्यादा लोग हों उनसे बातचीत करने को मिले। मैं रेस्टोरेंट में जाऊं या कहीं और भी जाऊं, मेरे को बात करने में बहुत आनंद आता है। पता नहीं कौन नया मिल जाए और उससे क्या ज्ञान मिले, क्या आनंद मिले, तो मैं सबसे बात करता हूं। तो ये सब मेरे पिताजी और माताजी का जो था पहले व्यवहार, जो मैं नहीं बन सका, उनके बाद मैं वैसे ही बन गया। यश जी, हिमालय का जिक्र आपने 2-3 बार किया। आप जब हिमालय गए होंगे जी, तो हिमालय ने आपको क्या दिया? आपको हिमालय कैसा दिखा? जी, तो मैं बचपन में माँ के साथ गया था केदारनाथ, बद्रीनाथ।
तो उसी टाइम एक बार मैंने ऋषिकेश में मैंने एक जगह देखी और मैं पहाड़ों की ओर देखता रहा, हिमालय वहीं से शुरू होते हैं, और मैंने कहा ये जगह में कुछ है जो मेरे को पता नहीं ऐसे खींच रही है अंदर से। तो जब माँ और पिताजी गुजरे उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ कुछ ऋषिकेश में मेरे को एक स्थान रहना चाहिए, कुटिया ही हो कुछ बनने का। तो भगवान की कृपा से वहाँ एक मेरे को एक एकदम गंगा तट पर एक थोड़ा छोटा प्लॉट मिला, वहाँ मैंने एक मकान बनाया है। और जब भी मुझे हिमालय की बहुत याद आती है, ऋषिकेश अभी बहुत कन्वीनियंट है, देहरादून का डायरेक्ट फ्लाइट है, वहाँ से ऋषिकेश 20-25 मिनट दूर है एयरपोर्ट से। तो मैं जल्दी जाता हूँ, 2 दिन के लिए भी जाके आ जाता हूँ। और वहाँ माँ गंगा के किनारे और हिमालय के दर्शन, और जब मन आए तो मैं पहाड़ों में भी ट्रैकिंग करता हूँ। तो मंदिर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ सब मैं जाके घूम के आ गया, 12 ज्योतिर्लिंग सब मैंने दर्शन किए। पर अभी उनके बियॉन्ड भी जो अपने पुरानी कथा है, जैसे पांडव ने स्वर्गारोहण किया, पांडव जहाँ से स्वर्ग में गए, वो बद्रीनाथ के आगे 3 दिन टेंट और कैंपिंग का रूट है, स्वर्गारोहण, सतोपंथ एक लेक है। तो मैं वो सब जगह का पुरानों से समझ के मैंने वहाँ ट्रैकिंग रूट्स करे हैं, जैसे करीब 15-20 हिमालयन ट्रैक्स किए मैंने, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में। शरीर को कष्ट भी होता है, पर मैं इनटू फिटनेस हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो वो सब से हिमालय से मेरा बहुत आकर्षण और बहुत आत्मिक जुड़ाव है बचपन से और अभी तक है। और फॉर्चुनेटली मेरा जो छोटा पुत्र है निर्वाण, वो भी बहुत, उसको भी बहुत जुड़ाव है। तो हम लोग दोनों साथ साथ जाते हैं बहुत बार ट्रैकिंग के लिए। यश जी, आप मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब हर जो आप चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें होगी वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि ऑटो में बैठ के कहीं जाना। कभी आप बैठे हैं ऑटो में? आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? मैंने किया, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने कॉलेज में एक तो मैंने हाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने जो अवंती से प्रपोज़ किया, उनके पिताजी और माताजी के पास पहले मैं गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा थोड़ा फिल्मी था, विथ नो ऑफेंस टू फिल्मी पीपल, मैं ट्रेन में गया उनके घर कि उनका हाथ मांगने में उनके हिसाब से चलूँ। तो मैं ट्रेन में गया, बहुत आनंद आया। कहाँ रहते थे वो? बांद्रा, वो बांद्रा में रहती थी। तो मैंने वहाँ चर्च गेट से बांद्रा स्टेशन में उतर के फिर उनके घर गया ऑटो से। और ऑटो में मुझे वो तो पहली बार था। उसके बाद अवंती के साथ में मैं ऑटो में ऐसे ही यहाँ वहाँ बांद्रा में घूमने के लिए, वो बहुत आनंद आता था। वो एकदम ज़मीन के पास और मतलब फ्री व्यतीत करो, ड्राइवर नहीं, बातचीत जो करना है करो। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़। आप ट्रेन से कहीं घूमे हो? ट्रेन में बैठे हो? बहुत बार। तो मेरे को आपने ट्रेन का कहा, ट्रेन तो मेरे बचपन था, मुझे बहुत शौक था ट्रेन में जाने का। नासिक जाते थे मेरे दादी जी के साथ। तो एक टाइम पर ऐसा हो गया कि मुझे रोड ट्रेन की जर्नी थी। तो मेरा शाम का प्लेग्राउंड के बजाय मुझे वो चर्च गेट से महालक्ष्मी घुमा देते थे रोज ट्रेन में। 2-3 बार हफ्ते में ट्रेन में जाता था। मेरे को बहुत, मैं बोलता छुक छुक गाड़ी बचपन में बोलते हैं ट्रेन को। तो मैंने कहा मेरे को छुक गाड़ी में जाना, मेरे को खेलने के लिए कहीं नहीं जाना है। तो वैसे मैंने बहुत बार ट्रेन में किया है। आप आम लोगों में बहुत घुल मिल जाते हैं, और जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है उसको बेचारे को पता नहीं होता कि किससे बात कर रहा है वो। तो आपको क्या इसमें बहुत मज़ा आता है कि आप पब में, डांस फ्लोर पे आप जाते हो, आप हर हफ्ते जाते हो एकदम सही फिट रहने के लिए, और क्या क्या करते हो आप? नहीं तो मुझे मैं बताता हूँ आपको कि कहीं भी पब में तो मैं तो पीता नहीं हूँ कुछ भी, पर मुझे लोगों से मिलना मुझे बहुत शौक है, बातचीत करना बहुत शौक है, और सम टाइप ऑफ म्यूज़िक पर डांस करना मुझे शौक है। वो आज बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेक्नो एक जॉनर है, उसमें कोई शब्द नहीं होता है, खाली बीट रहती है। तो अपने वही संस्कार पे काफ़ी मैंने सोचा कि लोग बोला अपने संस्कार में कृष्ण लीला करते थे, नृत्य, शिव तांडव करते थे। तो ये नृत्य इज एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। उसमें कोई क्या वातावरण में हमको कोई देखने की ज़रूरत नहीं, हम उस वातावरण में आनंद ले, उस वातावरण में घुल मिल नहीं जाए। तो शराब पीना और ये सब करना इसके लिए आवश्यक नहीं है, हम अपना आनंद में रहे, इसी उद्देश्य से मैं जाता हूँ। अभी तक ना यश जी हुआ है ये कि हमारी बातचीत ना एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लेवल के, मतलब जो हमारी जो लेवल है ना उस लेवल की बातें हुई।
अब ऐसा है कि ये कोई क्लास नहीं है लाइफ नहीं, में, लेकिन हम नहीं, सब मनुष्य है, हम नहीं, सब नहीं, एक है, लेकिन और ठीक ये है, वो- क्लास अपने मन में इल्यूजन है ना, लेकिन बात ये है कि ये तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ कि मतलब आपके जो डिसीजंस है, एक डिसीजन से हजारों करोड़ का नुकसान फ़ायदा हो सकता है। इस तरह के डिसीजंस कभी ऐसा हुआ है कि आपको गलत डिसीजन, उसके परिणाम, वो आप किस तरह से हैंडल करते हो? देखिए, हर उद्योगपति का, हर आदमी का गलत डिसीजन होएगा ही। और एक उद्योग में ऐसा भी सिखाया जाता है, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप उद्योग में आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। अगर ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्या करूँ? कई बार डिसीजन गलत होते हैं, बहुत बार हो जाते हैं। और गलत डिसीजन होए तो उससे हमको सीखने को क्या मिला, ये हमको देखना चाहिए। कई बार विश्वास गलत शब्द है, पर हम विश्वास करके भी कुछ डिसीजन ले लेते हैं कई लोगों का, जो हम समझते हैं वो हमको उत्तम एडवाइस दे रहे हैं, पर कई बार वो उत्तम एडवाइस नहीं रहती है, तो गलती हो जाती है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि उसने गलती किया तो हमने गलती किया इसलिए हमारी गलती हो गई। हमारा डिसीजन था उनका एडवाइस लेने का, तो हमने गलती की, पर उस गलती से हमने सीखा क्या, वो चीज़ अहमियत है कि हमको कुछ सीखना चाहिए हर चीज़ से। आपके हिसाब से पैसे का ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है? जी, पैसे का अहमियत है हमारे कंफर्ट के, हमारे सबके लिए। और पैसा एंजॉय करना कहीं, वो भी शास्त्र में कभी नहीं बोला है, भगवत गीता में ऐसे नहीं लिखा है कि आप एंजॉय मत करिए। पर लगाव जो है, डिपेंडेंस है कि ये कुर्सी मेरे को ऐसी ही चाहिए और ये कुर्सी ना हो तो मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकूँ या स्टूल पर नहीं बैठ सकूँ, ये गलत बात है। आप बैठिए आराम से कुर्सी में, पर उसके अलावा आप हर परिस्थितियों में एडजस्ट करना भी सीखिए, ऐसा मेरा सोचना है। मतलब लास्ट में जी, आप जो भी आपको देखेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स, नए बच्चे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या, आपका मैसेज होगा? ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहिए और वो करने के लिए क्या उसका रास्ता होना चाहिए? देखिए, हर स्टूडेंट को एम्बिशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पर ये भी होना चाहिए कि हम, अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, कर्म करिए, कर्म पूरे डेडिकेशन से करिए, पर फल की इच्छा पर मत अटकिए, क्योंकि अगर फल की इच्छा करते रहेंगे तो वो कर्म कहीं दूषित हो जाएगा। अपना ईगो के लिए सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे तो दूषित हो जाएगा। वो हर कर्म आप करिए एक हायर पर्पस के लिए, फैमिली के लिए, पर वो भी अपनी फैमिली है, नेशन के लिए क्योंकि वो भी अपना नेशन है, पर पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, तब वो अपने कर्म से उच्च कर्म हो गया। तो आप वही सेवा भाव रखिए हरदम कर्म में, मैं ऐसा समझता हूँ। इसी हिसाब से हर नवयुवक अगर एम्बिशन रख के कर्म पूरा डेडिकेशन से करे, हार्ड वर्क करे, पर ये कभी नहीं भूलिए कि हम कुछ सेवा भाव से कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई कर्म का कुछ अहमियत नहीं रही। ये भाव आने से ही अहमियत रहेगी, ये मैं मानता हूँ। ऐसा हुआ कि हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन यश बिरला से बात करने की हमने शुरुआत की, लेकिन हमें मिला योगी यश बिरला। जी, उद्योगपति और हर नागरिक को अंदर से योगी होना चाहिए, बाहर से आप कुछ, जैसे आपने कहा मेरे बाहर जो मैं जाता हूँ यहाँ वहाँ मैं अलग दिखता हूँ, अंदर से अलग दिखता हूँ, तो अंदर से हमको सब ऐसे होना चाहिए, और है सब हम लोग ऐसे ही हैं, खाली कभी कभी उसको हम भूल जाते हैं। एक आम इंसान थोड़े अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप वगैरह करके सेलिब्रिटी बन सकता है, अमीर दिख सकता है, लेकिन अमीर होते हुए भी आचारों से और विचारों से आम इंसान की तरह रहना बहुत मुश्किल होता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि कमल के पत्ते पर शबनम के बूंद जैसा, आप सबके साथ हैं, सब में हैं, फिर भी सबसे अलिप्त है। बिजनेस सेक्टर में रहकर इस तरह जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। आपने हासिल किया है जो प्रशंसा के पात्र है। आप यहाँ पर आए और हमारे साथ बातें की, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत खूबसूरत शब्दों के लिए और धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें की, और गडकरी साहब आए, आप, मैं आभारी हूँ कि उनके सामने बात करने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों। आणि यासोबतच मी ABP नेटवर्कचे नॅशनल सेल्स डायरेक्टर गौतम दत्ता सर आणि ABP माझाच्या संपादक सरिता कौशिक मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं फेलिसिटेशनसाठी।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.